हेलो। तो अभी हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाम के चैप्टर को देख रहे थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूपीएससी पीएसआईआर के पेपर 2 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी पहला चैप्टर है ये। और ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गिवन द डायनेमिक नेचर ऑफ दिस चैप्टर। तो इससे पहले हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन को देख रहे थे कि कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अप्रोचेज़ हैं, डिफरेंट अप्रोचेज़ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया या मॉडर्न अप्रोच हो गया, क्या डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। अभी इस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में प्लेस करने की कोशिश करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे प्लेस होता है ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, और इसका जो इवोल्यूशन जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ। 1950s में और 1960s में काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स ने, जैसे हार्वर्ड लैसवेल ने या गैब्रियल एलमंड ने, इन्होंने एक टास्क लिया ऑफ क्राफ्टिंग द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये जो दो स्कॉलर्स हैं इनका नाम हम अभी रट लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की दुनिया में, जिनका नाम है हैरल्ड लैसवेल एंड गैब्रियल एलमंड। तो 1950s और 1960s में पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया में काफ़ी नए देशों का उत्थान हो रहा था, नए नए देश डीकोलोनाइज हो रहे थे, इम्पेरियल पावर वाज ऑन द बैक ट्रैक और इम्पेरियल पावर धीरे धीरे डिमिनिश हो रही थी। नेशन स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समाज में आ रहा था, वो नेशन स्टेट्स में आ रहा था और नए नए नेशन स्टेट्स का निर्माण हो रहा था। तो इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि जो जो दो स्कॉलर्स ने इन्होंने क्राफ्ट करने की कोशिश की द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उनका एक बेसिक टास्क क्या था कि इस फील्ड को, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिस्टिंग्विश करना पॉलिटिकल थ्योरी ऑन वन हैंड और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडी ऑन द अदर हैंड। तो उस टाइम 1960s और 1950s में ये जो दो फील्ड थे, इंटरनेशनल रिलेशन का फील्ड जो था आपका वो एक तरफ था और पॉलिटिकल थ्योरी की फील्ड आपकी एक तरफ थी। तो इन दोनों फील्ड्स के बीच में एक नया फील्ड का आउट करना, इन दोनों फील्ड से डिस्टिंग्विश करते हुए, इन दोनों फील्ड से डिस्टिंक्ट एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक नया फील्ड कार्व आउट करने की जिम्मेदारी इन दो स्कॉलर्स ने अपने कंधे पे उठाई 1950s एंड 1960s में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है उसको डिस्क्राइब किया गया एज अ डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी से डिफरेंट है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे डिफरेंट है। सो द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी एज इट इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली थियोराइजिंग बट ऑल्सो क्लासिफाइंग, categorizing and discovering relationship among variables, hypothesis building and empirical testing। अब एक चीज़ जो है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जैसे थ्योरीज ऑफ स्टेट है, ठीक है, या इक्वालिटी की थ्योरी है, या जस्टिस की थ्योरी है, या राइट की थ्योरी है, ये जितने भी थ्योरीज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस है, जिन्हें हम पॉलिटिकल थ्योरीज का एक सब डिसिप्लिन मानते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ये जितने भी सब डिसिप्लिन, ये जितने भी सब्जेक्ट एरिया है विद इन द पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थ्योरी एज अ होल, तो पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ट्राई करता था थ्योराइज करने की। लेकिन ये जो आपका कंपैरेटिव पॉलिटी था, ये ना सिर्फ थ्योराइज करने की बात करता था, बल्कि क्लासिफाई, कैटेगराइज और डिस्कवर करने की कोशिश करता था रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉलिटी। यहाँ से एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि डिफरेंट पॉलिटी के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ उसको फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो था वो क्या था कि वो बस फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को ही कंपेयर नहीं करता था, बल्कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी कंपेयर करता था। उन पॉलिटिकल प्रोसेस को भी, साथ में इंस्टीट्यूशंस को भी सेम मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ समझने की कोशिश करता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज डिस्क्राइब्ड एज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी
as it involved not only theorizing but also classifying, categorizing and discovering relationship among variables. ओके, सो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की जाती थी, क्लासिफाई करने की कोशिश की जाती थी, कैटेगराइज करने की कोशिश की जाती थी, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, इन तरह की कैटेगराइजेशन की जाती थी। ठीक है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग की जाती थी कि वाई सम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड देन अदर कंट्रीज। जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एक ओवर डेवलप्ड स्टेट का, तो ये जो ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के संदर्भ में यूज़ किया जाता था, तो ये सारे जो थियोराइजिंग है, ये जो सारे हाइपोथेसिस बिल्डिंग है, ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होता था। एंड दिस इज़ वाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल थ्योरी, बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी इन्वॉल्व्ड ओनली थियोराइजिंग रादर, बट द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली थियोराइजिंग बट मोर देन दैट। Okay, so it was suggested that the circular relationship can be visualized between the theory and comparative politics. तो इन स्कॉलर्स ने आपको, एलमंड और लैसवेल ने ऐसा कहने की कोशिश की कि, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा कहने की कोशिश की कि सर्कुलर रिलेशनशिप हम समझ सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब ये सर्कुलर रिलेशनशिप हम कैसे समझ सकते हैं कि कंपैरेटिव रिसर्च जो है, जैसे श्रीलंका की इकॉनमी को हमें श्रीलंका की पॉलिटी को हमें समझना है, तो श्रीलंका को पॉलिटी को समझने के लिए जो हम कंपैरेटिव रिसर्च करेंगे, वो कंपैरेटिव रिसर्च का जो शुरुआत होगा, उसका जो जनक जो होगा, वो एक फेयरली इस्टेब्लिश थ्योरी के बेसिस पे हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम श्रीलंका की डेमोक्रेटिक पॉलिटी को समझने के लिए हम कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम पहले ये देखेंगे कि श्रीलंका का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमने जो एक शुरुआत की है वो एक फेयरली इस्टेब्लिश थ्योरी के साथ शुरुआत की, फिर उसको हम एम्पेरिकली टेस्ट करेंगे इन द फील्ड, इन द नंबर ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, हम उसको एम्पेरिकली ऑन द ग्राउंड टेस्ट करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ सिनेरियोज में कि क्राइसिस में ये काम कैसे करता है, स्टेबिलिटी के दौर में ये सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म कैसे काम करता है, और फिर उसे हम रिफाइन करेंगे अगेन इन द लाइट ऑफ द फाइंडिंग, और फिर उस थ्योरी को हम रिफाइन करेंगे इन द लाइट ऑफ द फाइंडिंग। यानी कहने का मतलब क्या है कि देयर कैन बी अंडरस्टूड अ सर्कुलर रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल थ्योरी एंड द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कैसे? क्योंकि जो कंपैरिजन जो स्टार्ट होगा, जो कंपैरेटिव पॉलिटी का जो चश्मा शुरुआत होगा, वो एक फेयरली इस्टेब्लिश थ्योरी से शुरुआत होगा। हम एक इस्टेब्लिश थ्योरी लेंगे, उस इस्टेब्लिश थ्योरी के बाद हम एम्पेरिकल टेस्टिंग करेंगे ऑन द ग्राउंड पे, ग्राउंड में जो रियलिटीज़ आएंगी, जो डेटा आएंगे, और फिर उन डेटा, रियलिटीज़ और कंक्लूजन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस अपने थ्योरी को फिर से रिडिफाइन करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो क्या है कि वो अब ये जो जितने भी स्कॉलर्स जो थे, इन्होंने क्या किया कि डिस्टिंग्विश करने की ये कोशिश कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल थ्योरी के साथ और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे ये समझा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी का एक सर्कुलर रिलेशन है, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का एक बाउंड्री प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे के स्पेस की कदर नहीं करते हैं। हम जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ज़्यादा डीपली इंगेज होते हैं तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के एरियाज़ में घुस जाते हैं। जब इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा कंप्रिहेंसिव होने की कोशिश करता है तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एरिया में घुस जाता है। हम जब श्रीलंका की इकॉनमी के बारे में बात करते हैं, हम उसके जब इकॉनमी को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे देयर इज़ अ चांस दैट वी विल enter into the realm of international relation when we will start talking about the flagging condition of Sri Lankan economy because of the loan that was being provided by the China, and the same loan being provided by the China to the Pakistan। तो अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को प्रिडिक्ट करेंगे तो पाकिस्तान को इकॉनमी को प्रिडिक्ट करने के लिए हम चाइनीज़ BRI का चश्मा अपने ऊपर लगाएंगे, हम चाइनीज़ BRI के अंडरस्टैंडिंग से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि हमारा लक्ष्य क्या है, कंपैरिजन का हमारा लक्ष्य है। Now, many scholars such as A.G. Frank, Emmanuel Wallerstein have developed large-scale approaches such as dependency and underdevelopment using this method of comparative politics। ठीक है, तो
अब यहाँ पे क्या है कि ऑल्दो ये घुसने की कोशिश करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के डायमेंशन में, लेकिन उन्हीं फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हमने कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मेथडोलॉजी तैयार करने की कोशिश की है, जैसे अंडर डेवलपमेंट हो गया या आपका डिपेंडेंसी हो गया, जिस जो हमारा एक टूल बना ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द नेशंस. Now, comparative politics had and continues to have boundary problem with international relation. Now, this is because there is a common ground between them. The former open studies countries as enclosed within a world capitalist system. Uh, एक चीज़ आप देखने की कोशिश कीजिए कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल रिलेशन जो है, दोनों कंट्रीज़ को या पॉलिटी को या इकोनॉमी को प्लेस करने की कोशिश करता है इन 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 द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. तो अभी का हमारे दौर का प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है? एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का कंटेक्स्ट है हमारा. तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशन भी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, और उसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है. एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ बाउंड्री प्रॉब्लम बिटवीन द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन. सो लेकिन एक यहाँ पे डिफरेंस भी है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है डज नॉट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो बायलैटरल, मल्टीलैटरल, प्लूरीलैटरल रिलेशनशिप में डील नहीं करता है. रादर दैन इट डेल्व्स डीप इनटू द कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. इट डज नॉट गो इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट नेशंस. तो ये जो डिफरेंस जो है वो अभी तक बरकरार है international relation or comparative politics में. Other than that, there are some areas where both international relations and comparative politics tries to encroach into each other jurisdictions. Okay, now अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जैसा कि हम जानते हैं, ये जो एक चीज़ थी, ये जो एक कॉन्सेप्ट था, और ये जो एक सब डिसिप्लिन था पॉलिटिकल साइंस का, ये काफ़ी दिनों से बरकरार था. ये इसकी चर्चा थी, ये एज अ सब डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता था. तो ये शिफ्ट क्यों हुआ? कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटी के बीच में ये जो शिफ्ट हुआ वो कैसे हुआ? तो ये शिफ्ट के लिए दो कारण जिम्मेदार माने जाते हैं. एक तो आपका चेंज इन द इमीडिएट पोस्ट वॉर पीरियड, ठीक है, और दूसरा डेवलपमेंट इंटरनल टू द पॉलिटिकल साइंस. तो दो कारणों के कारण पॉलिटिकल साइंस के सब डिसिप्लिन में, दैट इज़ ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट का चेंज हो गया आपका कंपैरेटिव पॉलिटी में. ये जो शिफ्ट हुआ कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटी में, ये शिफ्ट का दो कारण माना जाता है. एक तो चेंजेस जो हुए, हाँ, वर्ल्ड पॉलिटी में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, और दूसरा चेंज आपका क्या हुआ कि विद इन द पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन में जो चेंजेस आए, उन कारण से कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटी की तरफ शिफ्ट हो गया. अ, अब ये जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ये चेंजेस क्या थे? आखिर ऐसे क्या कौन से चेंजेस आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिसके कारण ये शिफ्ट हुआ? एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपका क्या हो गया कि बहुत सारे नए नेशंस का क्रिएशन हुआ, बहुत सारे नए नेशंस इंडिपेंडेंस गेन किए, बहुत सारे नए नए नेशन डीकोलोनाइज हो गए. पहले जो कोलोनाइजिंग पावर थे, अब वो कोलोनाइजिंग पावर नहीं रहे. दे बिकम अ मेयर नेशन स्टेट वेयर दे डू नॉट हैव एनी कॉलोनी टू ओन. तो उसी तरह से, तो इससे क्या हो गया कि पॉलिटिकल साइंस was changed in the sense that it has to include some new methodology and the new theoretical framework to understand the new decolonized nations, to understand the newly independent nations, because the same framework that political science and comparative polity has been applying to understand the polity and the economy of the European countries cannot be juxtaposed, cannot be extrapolated, cannot be transported to understand the newly independent decolonized nation of Asia and Africa. तो ये जो दो परिवर्तन बहुत बड़े हुए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे नए नेशन स्टेट बने, और दूसरा परिवर्तन विद इन द पॉलिटिकल साइंस जो हुआ एज अ डिसिप्लिन के अंदर जो चेंजेज आए, उसके कारण से कंपैरेटिव गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया फोकस कहाँ आपका? कंपैरेटिव पॉलिटी में.
अब आपका पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या चेंज आया, हमने ये तो देखा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद भाई साहब न्यू डिकोलोनाइज नेशन बने तो वर्ल्ड पॉलिटी में एक तरह से चेंज आया, तो हमें नए चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को जज करने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन में 1950s और 1960s में क्या चेंज आ गए, तो वो चेंज था रोल ऑफ बिहेवियरलिज्म। कि बिहेवियरलिज्म जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को भी अफेक्ट किया, वो इकोनॉमी को भी अफेक्ट किया, वो सोशोलॉजी को भी अफेक्ट किया, और वो पॉलिटिकल साइंस को भी अफेक्ट किया। तो ये जो था पॉलिटिकल साइंस वाज अफेक्टेड बाय द बिहेवियरल रिवोल्यूशन which had already affected anthropology and sociology. Now this behavioral revolution created a desire for greater scientific rigor एंड अ मल्टी अप्रोच। तो ये जो बिहेवियरलिज्म आया पॉलिटिकल साइंस में, ये जो बिहेवियरलिज्म से परिवर्तन जो आया पॉलिटिकल साइंस में, उससे क्या हो गया कि एक नए साइंटिफिक रिगर की डिमांड होने लगी सब्जेक्ट स्टडी में, और एक नए मल्टी अप्रोच की बात होने लगी सब्जेक्ट स्टडीज़ में। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे रिलाई करता है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटी जो है, जो कि 1950s और 1960s के बाद आया था, जो कि बिहेवियरलिज्म की एंट्री के बाद आया, वो क्या करता है, वो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स दूसरे सब्जेक्ट से भी चुरा के अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दैट वाज बोरोड फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो बिहेवियरल रिवोल्यूशंस जो हुआ, उसने क्या किया कि दिस क्रिएटेड अ डिज़ायर फॉर ग्रेटर साइंटिफिक रिगर एंड अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। The behavioral revolution implied that the behavior was more important than rules, thus necessitating the systematic collection of large amount of data about politics in various countries as well as field। तो इस behavioral revolution ने किस चीज़ की बात की कि बिहेवियर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किससे, रूल की तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसने एक और चीज़ कहा कि, और इसने नेसेसिएटेड कर दिया इस बात को कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अबाउट द पॉलिटिक्स इन वेरियस कंट्रीज एंड फील्ड्स की बात की। यानी ये सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करने लगा, एक साइंटिफिक रिगर की बात करने लगा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करने लगा, और इस बात की भी बात करने लगा कि रूल से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। Now, the emergence of the third world further stimulated a whole new approach to the explanation of differences between politics and society in rich and poor countries, the development and modernization theme। तो ये जो, तो हमने एक चीज़ देखा कि बिहेवियर रिवोल्यूशन ने पॉलिटिकल साइंस को अफेक्ट किया। एट द सेम टाइम जो डिकोलोनाइज नेशंस थे उन्होंने क्या किया कि सोसाइटी और ग्लोबल पॉलिटी को रिच और पुअर कंट्रीज में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से वो जो जो पूरा शिफ्ट हुआ आपका, वो कहाँ से कहाँ हो गया, कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटी की तरफ हो गया। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या बात करता है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है इज मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है। तो जैसे ह्यूमन सिस्टम जो है, लाइक द ह्यूमन बॉडी इज composed ऑफ डिफरेंट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, एंड ऑल दीज सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जैसे हमारे बॉडी में लिवर का एक अलग काम है, किडनी का एक अलग काम है, हार्ट का एक अलग काम है, ब्रेन का एक अलग काम है, वो सारा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है। तो द मोर कॉम्प्लेक्स, द मोर डेवलप और द मोर मॉडर्न द सिस्टम बिकम्स, ह्यूमन सोसाइटीज वेर विजुअलाइज्ड एज मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेटर स्पेशलाइजेशन एंड ग्रेटर मॉडर्निटी। So political system, so the political system was conceptualized as a system in which the policies are to be implemented for further development। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है आपका, इसी की बात करता है कि, अब देखिए तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, जो कि बोरो किया गया था कहाँ से, आपका सोशोलॉजी से। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, ये जो सिस्टम अप्रोच जो है वो क्या बात करता है कि ह्यूमन सोसाइटी जो है कि जो ह्यूमन सोसाइटी जो है वॉज देयरफॉर मेड अप ऑफ वेरियस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ईच ऑफ विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ये जो सिस्टम अप्रोच आया, ये सिस्टम अप्रोच कहाँ था, ये आपका कहाँ से आया, तो ये द नोशन ऑफ सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल साइंस वेयर द ह्यूमन बॉडी और एनी मशीन्स वाज विजुअलाइज्ड एज अ सिस्टम with subsystem which had boundaries but which were closely interrelated and overlapped।
लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस सिस्टम अप्रोच क्या आया, आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आया। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ने एक वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स आपको बनाने की कोशिश की बाय डिस्क्राइबिंग ऑल सिस्टम एज हैविंग सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन irrespective of the level of development of their political, social and economic system which could be compared and analyzed। ठीक है, and we will talk about the system and the structure, we will talk about the system approach and the structural functional approach in the next video। now अब एक चीज़ हम देखेंगे कि जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस हुए, वो जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस जो थे, उन न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस को के होने से क्या डायलेमा आया, तो उनके होने से जो सबसे इम्पोर्टेंट डायलेमा ये आया, तो ये जो न्यूली कॉलोनाइज्ड नेशंस बने, इनसे क्या नया डायलेमा क्रिएट हुआ, इनसे क्या नई बात हो गई। तो हुआ क्या कि द मेन डायलेमा वाज वेदर द थियोरेटिकल टूल्स एंड टेक्निक, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा कि द मेन डायलेमा वाज वेदर the theoretical tools and technique used to study European governments should be merely extended to the study of new states, or was there need for a change। कि जो थियोरेटिकल या मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थे, जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थे, क्या उन थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम जो न्यूली डिकोलोनाइज नेशन हैं उनको समझ सकते हैं, या हमें किसी न्यू थियोरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। अब यहाँ से अब क्यों ज़रूरत होगी हमें हमें न्यू थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की। इट वाज फेल्ड कुड बी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर। तो एक यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई कि बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, इट बिकम्स नेसेसरी कि हम एक नया मेथोडोलॉजी और एक नया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएं, जिससे हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, जिनसे हम न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशंस को समझने की कोशिश करें। ठीक है, now these approaches ran into trouble from the beginning। obviously they were criticized as Eurocentric, reductionist and too ambitious। comparison on this scale proved very difficult। Here was therefore a return to more normative science that did not ignore cultural differences, which makes comparison difficult, and middle range theorizing, in which comparison is pitched at a lower level। now कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में एल्मंड ने लिखा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज एट बेस्ट अ मूवमेंट एंड नॉट अ सब डिसिप्लिन विद इन अ पॉलिटिकल साइंस। 1970s के आने आने तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक अपना प्लेट्यू आ गया, एक अपना लिमिटेशन आ गया, ताकि वो और आगे नहीं बढ़ पाया। और ये इनकॉर्पोरेट हो गया पॉलिटिकल थ्योरी में एंड पार्ट्स ऑफ द एरिया स्टडीज़ में। लेकिन आगे हम लोग कंपैरेटिव मेथड्स की बात करेंगे, आगे हम लोग डेविड एस्टन के जनरल सिस्टम थ्योरी की बात करेंगे, आगे हम लोग कंटेम्प्रेरी मेथड की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, आगे हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच की बात करेंगे, आगे हम लोग गैब्रियल एलमंड के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करेंगे, आगे हम लोग एलमंड के मेथोडोलॉजी और थ्योरी की बात करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।